वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बार बार आप लोग कमेंट करते थे कि सर आप हिंदी में क्लासेस नहीं ले रहे हैं, हिंदी में निबंध कराइए। तो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी में निबंध करके आया हूँ। ये एक फिलोसफिकल एसे है, दार्शनिक निबंध है, जो यूपीएससी एंड बीपीएससी दोनों में इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बीपीएससी में फिलोसफिकल एसे पूछा जा रहा है, उसके साथ साथ बीपीएससी का एक सेगमेंट है जो लोकोक्ति जो पूछी जाती है, प्रोवर्ब्स पूछे जाते हैं, उसका भी पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि निबंध बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं हर संडे को कोशिश करूंगा कि एक फिलोसफिकल ऐसे और उससे जुड़े हुए और भी कुछ ऐसे बीच बीच में लाता रहूंगा। तो वन टाइम इफ इट वुड बी वन टाइम इन हिंदी, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में डेफिनेटली मैं इंग्लिश में करके आऊंगा। ठीक है, चलिए बस आप लोग कनेक्ट रहिए। और ऑब्वियसली मैं चाहे वो हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल करके कंटेंट को आप लोगों को अपडेट जरूर कर देता हूं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोगों को मैंने किस लैंग्वेज में यहाँ बोर्ड पर कंटेंट लिखा है। आप लोग बस देखिए एंड उसके थीम को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए ऐसे पर आगे बढ़ते हैं। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। अब देखो इस ऐसे को, क्योंकि ये एक फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, विलासिता कृत्रिम निर्धनता है। इसको स्टार्ट करने के लिए आप बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, जिसमें कि आपको हाइपोथेटिकल स्टोरी लेकर के आओ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई फिलोसफिकल ऐसे आप लिख रहे हैं, तो कहानी भी कुछ ऐसी होनी चाहिए जो काफी इंपैक्टफुल हो, पूरे एक सिविलाइजेशनल वैल्यू के साथ कनेक्टेड हो। और उसको लेकर के मुझे जो कहानी याद आई थी कि दंडायन एंड सिकंदर की कहानी, अलेक्जेंडर की कहानी, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 324-25 में बीसी में इंडिया पर जब अटैक किया, तो उसने पोरस को डिफीट किया। पोरस को डिफीट करने के बाद, क्योंकि वो एक डिसाइपल था द ग्रेट वेस्टर्न फिलोसफर अरिस्टोटल का, तो अरिस्टोटल ने उसे कहा था कि जब वापस रिटर्न होना इंडिया से, तो वहां से एक फिलोसफर लेके आना। तो अलेक्जेंडर जब यहां पर पोरस को कॉन्कर कर चुका था, तो उसने अपने मिलिट्री कमांडर से बोला कि जाओ और कोई एक बहुत बड़ा फिलोसफर ढूंढ करके ले आओ, क्योंकि हमें अपने गुरु को उसके साथ उसको गुरु को देना है। तो जब वो आसपास उसके मिलिट्री वाले पूछने लगे कि भाई कहाँ आसपास कौन सा फिलोसफर है, तो लोगों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो फिलोसफर कोई स्पेशल नहीं है, एक सन्यासी है जो जंगलों में वहां पर नंगा लेटे रहता है, जाओ आप, शायद वो आपका काम का हो कुछ। तो सैनिक वहां गए, तो उन्होंने जाकर के और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम नंगे क्यों लेटे हो, तुम्हें पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो चलो हमारे महाराज के पास, वो तुम्हें खूब धन देंगे। तो दंडायन वो एक ऋषि थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सैनिकों ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगी। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद ये बात सिकंदर तक पहुंचाई गई कि एक मिला है, कोई एक फिलोसफर है, लेकिन वो चलने से मना कर रहा है। तो अलेक्जेंडर खुद आया मिलने कि चलो मैं आता हूं, मिलने आता हूं। तो अलेक्जेंडर जब मिले, तो क्योंकि उसको इंडियन लैंग्वेज नहीं आता था, तो उसने एक बीच में ट्रांसलेटर रखा। तो अब उसने इस ट्रांसलेटर से कहा कि पूछो इस व्यक्ति से कि इसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, वाई हैव नॉट वियर द क्लोथ्स। तो जब उसने पूछा कि तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, तो दंडायन ने पूछा कि तुमने कपड़े क्यों पहने हैं, वाई यू आर वियरिंग द क्लोथ्स, तुम क्यों कपड़े पहन रहे हो। अब इससे अलेक्जेंडर को गुस्सा आया कि अरे मैं दुनिया का सबसे पावरफुल, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल किंग हूं, मुझसे कोई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा, लोगों को तो आंसर करना होगा। तो उसका ईगो हर्ट हो गया। तो उसने बोला कि तुम्हें पता है ना कि मेरे क्वेश्चन को आंसर करने के बजाय अगर तुमने क्वेश्चन किया तो तुम्हें क्या मिल सकता है, तुम्हें मृत्युदंड मिल सकती है। तो उन्होंने कहा लेकिन मुझे इससे डर नहीं लगता, आई डोंट केयर अबाउट डेथ पेनल्टी। अब इससे सिकंदर और चिढ़ गया। उसने कहा कि ठीक है ठीक है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर दूंगा। तो दंडायन ने कहा कि मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी नीड्स, मेरे पास कोई जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। तो उसने कहा क्यों नहीं जरूरत है, चलो मैं तुम्हें सुंदर सुंदर कपड़े दूंगा, हीरे आभूषण से तौल दूंगा, बहुत सारी खूब ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर ऐशो आराम से जी रहा हूं। सिकंदर ने कहा कि अरे ये जंगल में और कांटों के बीच में तुम ऐशो आराम से कैसे हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐशो आराम से हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अलेक्जेंडर परेशान होने लगा, क्योंकि अलेक्जेंडर को ऐसा लग रहा था कि मैं अगर किसी को देना चाह रहा हूं और वो सामने से मना कर दे,
इसका मतलब है कि वो मेरी इंसल्ट कर रहा है। वो और परेशान होने लगा, तो बार बार कह रहा है कि मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दे सकता हूं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो यहां खुश हूं। तो उसने कहा तुम खुश हो? हाँ मैं खुश हूं। तो अलेक्जेंडर ने कहा लेकिन तुम जानते हो ना कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा आई डोंट केयर, मुझे मरने से डर नहीं लगता। इस बात से अलेक्जेंडर को धक्का लगा कि अरे इसको मरने से भी डर नहीं लगता, हाउ फुलिश ही इज, इतना मूर्ख है ये। तब उसके बाद उसने कहा कि तुम्हें मरने से डर क्यों नहीं लगता है? तो दंडायन ने कहा कि ना तो मुझे पाने की कोई लालसा है, ना खोने का कोई गम। यह जीवन है, यह भी मेरा नहीं है, यह भी एक दिन तो जाना ही है, तो आज जाए कल जाए मुझे कोई चिंता नहीं है। इस बात से अलेक्जेंडर प्रभावित हो गया। अब उसने कहा कि लेकिन मैं तो दुनिया का सम्राट हूं, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ चाहिए, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। अगर मुझे तुमसे कुछ चाहिए होता तो मैं तुम्हारे पास आता। तो फिलहाल तुम मेरे पास आए हुए हो, तुम मांग रहे हो, तो तुम्हें झुकना चाहिए और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम मेरे से कम हो, मेरे पास तुमसे ज्यादा है, इसीलिए तुम मुझसे मांगने आए हो। अब अलेक्जेंडर फिर परेशान हो गया, अरे ये कैसी बड़ी बात कह रहे हो, अब मेरे पास तो सब कुछ है, तो सब कुछ है तो मेरे पास आए क्यों हो? तो इस तरीके से डिबेट चल रही थी और उसमें फाइनली अलेक्जेंडर को लगा कि इनको कुछ नहीं चाहिए और मुझे और भी बहुत सारी चीजें दुनिया में चाहिए। अलेक्जेंडर के बाद दंडायन ने कहा कि तुम्हें दुनिया में बहुत सारी चीजें चाहिए, तुम्हारी इच्छाओं का अंत नहीं है, तुम दुनिया जीतना चाहते हो, क्यों दुनिया जीतना चाहते हो, क्या कर लोगे उससे? उसके बाद फिर तुम्हारे सामने और कोई ना कोई आकांक्षा जन्म ले लेगी, तो तुम्हारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होगा, तुम इसी इच्छाओं के चक्र में, चक्रव्यूह में फंस करके समाप्त हो जाओ। इसीलिए अगर कुछ देना चाहते हो तो अपनी इच्छाओं का अंत कर दो, यही मुझे दे दो। अलेक्जेंडर ने कहा ठीक है, और उसके बाद अलेक्जेंडर वहीं से वापस लौट गया। उसने फिर कभी कोई अटैक दुनिया पर नहीं किया। ये स्टोरी आप अगर इससे कनेक्ट करेंगे कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, अब क्या करना है, इस को स्टेट करके और फिर बताना है, एक्सप्लेन कर देना है कि जो इंडियन फिलॉसफी है, भारतीय दर्शन है, वह संतोष को ही सर्वोच्च संपत्ति मानता है, जबकि पश्चिमी दुनिया, वेस्टर्न फिलॉसफी, वो भौतिक उपलब्धियों को ही सबसे बड़ा सुख मानता है। तो भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों में पहली बार टकराव हुआ अलेक्जेंडर के साथ और दंडायन के साथ, जिसमें भारतीय दर्शन ने अलेक्जेंडर के जो पश्चिमी भौतिकवादी सुख की अवधारणा थी उसको कंट्रोल कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। तो उस कहानी के साथ आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि भारतीय संतोषम परम सुखम की अवधारणा हमें दूसरों पर राज्य करने, लूटने, मारने और प्रकृति के साथ प्रकृति को विनष्ट करने से रोकती है। यह भारत को, संतोषम परम सुखम की अवधारणा भारत को क्या करती है, भारत को सुखी, संपन्न और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व से जीना सिखाती है। तो इस स्टोरी के साथ आप ऐसे को कनेक्ट कर देंगे कि इस घटना से, इस उदाहरण से या इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि संतोष ही स्वाभाविक संपत्ति है और विलासिता कृत्रिम निर्धनता। तो मैंने इस स्टोरी को इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यह एक फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी एंड वेस्टर्न फिलॉसफी का कंट्रडिक्शन है, दोनों का कन्फ्लिक्ट है, जिसमें कि इंडियन फिलॉसफी जो कि संतोष आधारित फिलॉसफी है और वेस्टर्न फिलॉसफी जो कि विलासिता आधारित फिलॉसफी है, दोनों में टकराव होता है और संतोष आधारित फिलॉसफी उसको कॉन्कर कर लेती है। तो इस कहानी को आप कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद थेसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थेसिस स्टेटमेंट लिख करके एक बार और ध्यान रखा करिए कि अलग अलग टाइप के इंट्रोडक्शन और ऐसे स्टार्ट किए जा सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को कि बहुत सारे मल्टीपल अप्रोच अपडेट करा दूं। थीसिस स्टेटमेंट वाले जो ऐसे होते हैं वो काफी इंपैक्टफुल होते हैं और अक्सर फिलोसफिकल ऐसे में, फिलोसफिकल निबंध में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पर एक थीसिस स्टेटमेंट लिखा है कि संतोष एवं विलासिता का संघर्ष मानव सभ्यता के विकास से ही प्रारंभ है। जहां सभ्यता ने मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को अपनी संपत्ति मानकर उसका दोहन किया है, सभ्यताओं ने प्रकृति का दोहन किया है तथा इसी क्रम में प्रकृति पर अपनी श्रेष्ठता और प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया है, परिणाम स्वरूप एक अंतहीन महत्वाकांक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं की
क्रमिक विभीषिका ने जन्म लिया है। तो कैसे सभ्यता मतलब भौतिक उन्नति, उसने क्या किया है, एक महत्वाकांक्षा को जन्म लिया है, इसने एक प्राकृतिक आपदाओं की क्रमिक विभीषिका को आगे बढ़ाया है, जो हमेशा मनुष्य को अभाव की मानसिकता में घेरे हुए है। हमारे पास अभी पर्याप्त नहीं है, अभी और पा सकते हैं, अभी और पा सकते हैं कि यह श्रृंखला क्रमिक रूप से जारी है। अतः इसे विलासिता की कृत्रिम निर्धनता कहा जा सकता है। विलासिता प्राप्त हो रही है, फिर भी विलासिता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसकी इच्छा ही खत्म नहीं हो रही है, इसीलिए इसको विलासिता की कृत्रिम निर्धनता कहा जा सकता है। यह थीसिस स्टेटमेंट मैंने विलासिता की कृत्रिम निर्धनता का लिया। उसके बाद दूसरा वाला इसी में कंटिन्यू करके थीसिस स्टेटमेंट में ही आगे, इसके विपरीत भारतीय संस्कृति ने प्रकृति में ईश्वर की अवधारणा देकर प्रकृति की श्रेष्ठता एवं उसके साथ सह अस्तित्व के सिद्धांत को विकसित किया है। जहां पश्चिमी श्रेष्ठता ने क्या किया है, प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश की है, वहीं भारतीय संस्कृति ने प्रकृति को श्रेष्ठ माना है, प्रकृति को ईश्वर माना है, स्वयं से श्रेष्ठ मान करके उसके साथ सह अस्तित्व में, उसके साथ मिलकर के जीने की अवधारणा विकसित की है। परिणाम स्वरूप मानसिक एवं पर्यावरणीय विकास के साथ साथ भौतिक समृद्धि का भी संतुलन स्थापित हुआ है। मानसिक शांति भी रही है, पर्यावरणीय विकास भी हुआ है और भौतिक समृद्धि भी हुई है, और सबका संतुलन रहा है, कोई भी अति नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप लगभग 5000 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय सभ्यता की निरंतर यात्रा अनवरत जारी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि वैदिक कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कंटिन्यू है आज तक, जबकि बाद की सभी सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के साथ अपना जीवन जिया है, जो संतोष की स्वाभाविक संपत्ति की अवधारणा को सार्थक सिद्ध करता है। तो ये दो थीसिस स्टेटमेंट हमने ऐसे के दोनों सेगमेंट से कनेक्ट करके और लिख दिया। ठीक है, तो अब जब हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखा कि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, इसका एक, और विलासिता कृत्रिम निर्धनता है, इसको भी थीसिस स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट किया, तो यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन पूरा होने के बाद ऐसे क्वेश्चन में आप बॉडी पार्ट की ओर अलग अलग तरीके से जा सकते हो, जिसमें एक तरीका जो कि यहां पर मैंने लिया है कि मैंने एक ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट किए हैं, यह एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप 1 बाय 1 क्वेश्चन जनरेट करो, उसका आंसर करो, फिर अगला क्वेश्चन उससे लिंक करके जनरेट करो, फिर उसका आंसर करो, ऐसे करके जा सकते हो। उसमें वो भी एक बहुत अच्छा फ्लो होता है। इसमें ये आज मैंने इसको यूज किया है, नेक्स्ट टाइम मैं उस डायमेंशन में भी आगे बढ़ूंगा। आज देखो जो मैंने लिखा है कि अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे कि इस निबंध को समझने के लिए हमें कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढना होगा, जैसे संतोष क्या है, स्वाभाविक संपत्ति क्या होती है और यह भौतिक संपत्ति से कैसे भिन्न है। संतोष स्वाभाविक संपत्ति है। विलासिता क्या है, कृत्रिम निर्धनता क्या होती है और यह आर्थिक निर्धनता से भिन्न कैसे है। क्या स्वाभाविक संपत्ति संतोष के लिए पर्याप्त है? अब क्या स्वभाव से संतोषी हो जाना पर्याप्त है? क्या संतोष भौतिक प्रगति के मार्ग की बाधा है? क्या हम जब संतोषी हो जाते हैं तो भौतिक प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ते हैं? क्या विलासिता हमेशा मानवता एवं प्रकृति के विरुद्ध है या यह मानव की भौतिक प्रगति का एक मार्ग भी है? तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने जनरेट किए उस स्टेटमेंट से। आप भी कोशिश करो कि ऐसे क्वेश्चन जनरेट करो और क्वेश्चन लिंक्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्ड देखा बस उससे क्वेश्चन बना लिया, ऐसे नहीं। क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए और पूरे डिमांड को भी फुलफिल करने चाहिए। अब उसके बाद इन सभी प्रश्नों का सार्थक उत्तर देकर ही हम संतोष और विलासिता के इस द्वंद्व को पूर्णतः समझ सकते हैं। तो हमने थीसिस स्टेटमेंट के बाद बॉडी पार्ट का एक इंट्रो स्टेटमेंट दिया, बॉडी पार्ट का ये इंट्रो पैराग्राफ है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आइए एक एक कर इन सभी प्रश्नों का सार्थक उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संतोष क्या है। अब संतोष क्या है यहां पर है, तो सबसे पहले यहां पे देखो दोहा है कबीरदास जी का, इसके साथ स्टार्ट करोगे। एक और बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर निबंध लिख रहे हो तो बिना दोहा, श्लोक, छंद या
शायरी के भी लिख सकते हो, इम्पैक्टफुल हो सकता है, लैंग्वेज बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा फ्लो हो, कंटेंट बहुत इनरिच्ड हो, वो भी अच्छा है। लेकिन आपको सिर्फ मैसेज नहीं देना है, आपको सिर्फ उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सुंदर बनाना है। तो सुंदर बनाने के लिए उसमें दोहा, श्लोक, छंद, शायरी ऐसे कंटेंट को ऐड करके इवन स्टेटमेंट्स को उसको और बेटर किया जाता है ताकि प्रेजेंटेशन बेटर हो जाए। ये प्रेजेंटेशन का काम करती है। अब इसके बाद कबीरदास जी के इस दोहे के साथ सबसे पहले जानते हैं संतोष क्या है, और फिर उसके बाद अब लैंग्वेज में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवई संतोष धन सब धन धूरी समान। और फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उनके अनुसार गोधन अर्थात गौ के रूप में धन हो, गज धन अर्थात हाथी के रूप में धन हो, या वाज धन घोड़े के रूप में धन हो, ये सभी, या फिर रतन धन खूब सारा रत्न हो आपके पास, ये क्या है? जब आवई संतोष धन, लेकिन जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सब धन धूरी समान, तो ये सभी धन धूल के समान हो जाते हैं। अर्थात कबीरदास, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज में, कि कबीरदास संतोष को किसी भी भौतिक धन से सबसे श्रेष्ठ धन मानते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? इसकी परिभाषा दे देंगे। परिभाषा अपने लैंग्वेज में हम दे सकते हैं कि संतोष एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच संतुलन, संतोष क्या है? एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने इच्छाओं और आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उपलब्ध साधनों और परिस्थितियों को स्वीकार करता है तथा अनावश्यक लालसा से मुक्त होकर आंतरिक सुख का अनुभव करता है। यही क्या है? यही संतोष है। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो संतोष एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति भौतिक सुखों से मुक्त हो जाता है। लेकिन थोड़ा बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये ऐसे है, जीएस का आंसर नहीं है, एथिक्स का आंसर नहीं है, थोड़ा बड़ा जरूर लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करें? जबकि स्वाभाविक संपत्ति, तो इसको और थोड़ा सा, क्योंकि संतोष को हमें लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना होगा, तो कह सकते हैं कि संतोष इच्छाओं का अंत नहीं बल्कि इच्छाओं पर विवेकपूर्ण नियंत्रण है। जब हम इच्छाओं का अंत कर देते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन संतोष क्या है? कि हमने अपने विवेक से अपनी इच्छा पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, यही संतोष है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, क्योंकि संतोष स्वाभाविक संपत्ति है, क्वेश्चन पूछा है, तो जबकि स्वाभाविक संपत्ति, अब उसकी परिभाषा देंगे। तो स्वाभाविक संपत्ति क्या है? तो स्वाभाविक संपत्ति ऐसी संपदा है जो मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, स्वभाव से ही विद्यमान है, स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, मतलब बाहर से वो गेन नहीं कर रहा है। अर्थात इसे पाने के लिए बाहरी वस्तुओं, धन या विलासिता पर निर्भर नहीं रहना होता है। तो हमने क्या किया? स्वाभाविक संपत्ति की भी एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड परिभाषा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं कि भौतिक संपत्ति की परिभाषा से इसकी तुलना, जबकि भौतिक संपत्ति व्यक्ति के प्रयत्नों एवं कार्यों द्वारा उपार्जित धन के रूप में प्राप्त होती है। भौतिक संपत्ति व्यक्ति के कार्यों द्वारा उपार्जित धन के रूप में प्राप्त होती है। तो हमने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया, स्वाभाविक संपत्ति क्या है और भौतिक संपत्ति क्या है, परिभाषा के साथ तुलना भी हो गई। अब क्या करेंगे कि इसके बाद ये महाभारत का एक श्लोक है, मुझे याद था, आप लोगों को याद है नहीं याद है नहीं पता नहीं, लेकिन लिख लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि संतोषम परम सुखम सबको याद रहता है। अब उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इसी संदर्भ में महाभारत का यह श्लोक प्रासंगिक दिखता है। असंतोष परामूढ़ः संतोषम यन्ति पंडितः अंतो नास्ति पिपासायः संतोषम परमं सुखम। अब ये क्या कहता है कि जो लोग हमेशा असंतोष परामूढ़ः, जो लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं वो मूर्ख होते हैं, मूढ़ा मूर्ख होते हैं। संतोषम यानि यन्ति पंडितः, इसलिए
ज्ञानी और विद्वान, पंडित का मतलब ज्ञानी और विद्वान से है, ठीक है। इसलिए ज्ञानी और विद्वान जन हमेशा संतोष को अपनाते हैं, संतोष धारण करते हैं। अंतो नास्ति पिपासायः। अब यहां पर यह कहता है कि इच्छाओं का, पिपासा मतलब इच्छाओं का, अंतो नास्ति, ना अस्ति, नहीं होता है, पिपासाओं मतलब इच्छाओं, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है, इसलिए संतोषम परमम सुखम, इसलिए संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब इसको लेकर के और फिर आप इसको अगर एक्सप्लेन कर दिए तो एग्जामिनर के सामने एक बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि अगर आप फिलोसफिकल निबंध लिख रहे हैं एंड संस्कृत के कोई बढ़िया श्लोक जो कि कॉमन श्लोक भी नहीं हो, मतलब सबको याद नहीं हो और साथ ही कॉमन भी हो, जैसे इसमें संतोषम परम सुखम यही से लिया गया है महाभारत के शांति पर्व से, लेकिन ये पूरा श्लोक किसी को याद नहीं होगा, रेयरली किसी को याद होगा। तो अगर आप पूरा श्लोक लिखते हैं तो इसका एक इंपैक्ट आता है। आप लोग यहां से जरूर इसको लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद इसको क्या करिएगा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने के बाद अब पैराग्राफ चेंज करके ये आप स्टोरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि असंतोष, तो ये तो पूरा एक्सप्लेन हो गया। अभी इसमें लिखा कि विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा के साथ सिकंदर, अब जैसे सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का तुलना कर दीजिएगा कि असंतोष था किसको, सिकंदर को, वह हमेशा असंतोष था कि मुझे विश्व विजेता बनना है, आई वांट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, ठीक है। तो वह विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा के साथ साम्राज्यों को धूल में मिलाता गया, लोगों को मारता गया, हत्याएं करता गया, जबकि साम्राज्य स्थापना के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जब भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित कर दिया तो उसके बाद उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और संथारा विधि के द्वारा प्राण त्याग कर दिए। इसका मतलब क्या है कि भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी इच्छाओं को सीमित किया और अब भारत की सीमा से बाहर किसी अन्य क्षेत्र को जीतने का सामर्थ्य होते हुए भी जीतने का प्रयास नहीं किया और स्वयं अपना राजपाट त्याग करके अपने बेटे को देकर के और कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में जाकर के अन्न जल का त्याग करके अपने प्राणों का अंत किया। अर्थात उन्होंने अपने इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त किया और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर अपने प्राणों का अंत किया। तो यह स्टोरी के साथ तुलना करके आप बताएंगे कि जिस तरीके से विश्व विजेता की महत्वाकांक्षा के साथ सिकंदर ने दुनिया भर में मार काट मचाई, लोगों के साथ बर्बरता किया, हजारों जानें ली और अंततः दुखी और असंतृप्त होकर के ही वापस मर गया। जबकि उसके विपरीत चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के तत्वों को धारण किया, साम्राज्य स्थापना के बाद भी अपने साम्राज्य को छोड़कर और अन्न जल का भी त्याग कर दिया, अर्थात उतनी भी इच्छा नहीं रखी कि अन्न जल को धारण करे, उसका भी त्याग करके अपने प्राणों का अंत किया। तो इस तरीके से आप क्या कर पाएंगे, इस तरीके से आप संतोष और इच्छाओं का अंत का कंपैरिजन आपने कर दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब उसके बाद अगला सेगमेंट है कि विलासिता क्या है। अब विलासिता क्या है, ऐसे तो सामान्य स्टेटमेंट है, लेकिन आपको सामान्य लिखना नहीं है क्योंकि आप निबंध लिख रहे हैं तो थोड़ा बेटर लिखेंगे। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि रावण की कहानी या फिर हाल ही में आई एपस्टीन फाइल, इनकी दोनों की कहानी से किसी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट सीधे विलासिता की परिभाषा से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले पेज में हम लोगों ने सीधे परिभाषा से स्टार्ट किया है और हर बार सिर्फ एक ही टाइप से स्टार्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगा। इसीलिए विलासिता क्या है क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम सीधे पैराग्राफ चेंज करके पहले स्टोरी बताएंगे कि लंकापति रावण स्वर्ण की लंका में बैठा हुआ, देवताओं को जीतने वाला और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से परिपूर्ण उस रावण को भी काम की इच्छा, वह अपनी काम को इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सका और अंततः उसने संपूर्ण विलासिता, संपूर्ण अपनी इच्छाओं को बढ़ाता चला गया और काम की इच्छा के कारण अंततः मारा गया। उसी प्रकार या फिर एपस्टीन फाइल के साथ कि हाल ही में आई एपस्टीन फाइल की घटना मानवता को शर्मसार करते हुए एक विभत्स उदाहरण के रूप में सामने प्रस्तुत होती है कि किस प्रकार
मनुष्य अपने विलासिता को बढ़ाता जाता है और विलासिता उसके भावनाओं को और उद्वेलित करती है। जिस प्रकार, अब जैसे यहां पर आप एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट कनेक्ट कर सकते हैं कि महाभारत में एक कहानी आई है, एक स्टेटमेंट आया है कि जिस प्रकार इच्छाएं भोग करने से कभी शांत नहीं होती हैं, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और बढ़ जाती है, उसी प्रकार इच्छाएं भोग से और बढ़ती हैं और यह अंततः मनुष्य, प्रकृति, सभ्यता के पतन का कारण बनती है। तो आज फिर उसके बाद आप चाहें तो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आज के जैसे आज जो बार बार युद्ध हो रहे हैं दुनिया में, लगभग ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब इस पृथ्वी ने युद्ध नहीं देखा हो। हर साल लगभग कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा होता है। तो उसको भी स्टार्ट करके आप कर सकते हैं कि हाल ही में, चाहे वह ईरान अमेरिका संघर्ष हो, या फिर अभी हाल ही में चल रहा सऊदी अरब और ओमान के हौथी रेबल्स के बीच का संघर्ष हो, रूस और यूक्रेन का संघर्ष हो, ये युद्ध देशों में श्रेष्ठता सिद्ध करने की सनक और उन्हें तुलनात्मक रूप से निर्धन बनाए हुए हैं। अपनी भौतिक समृद्धि के बावजूद स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की सनक के कारण आज दुनिया के अनेक क्षेत्रों में युद्ध हो रहे हैं। इन युद्धों में मानवता, प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, उनका विनाश हो रहा है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी का यह कथन महत्वपूर्ण है, कबीरदास का यह दोहा महत्वपूर्ण है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात इसको एक्सप्लेन करिएगा। अर्थात कबीरदास कहते हैं कि हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उतनी होनी चाहिए जो व्यक्ति के आवश्यकताओं और उसके आसपास की जरूरतों को पूरा कर सके। अर्थात कबीरदास संतोषम परम सुखम की अवधारणा की सार्थकता को ही सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे लैंग्वेज में मैंने बहुत सारे आपको कंटेंट दे दिए लिखने के लिए। खूब लैंग्वेज में आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब आपके साथ एक और काम होगा, क्योंकि सब कुछ मैं ही लिख लूंगा तो परफेक्ट नहीं होगा। आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, एंड होमवर्क इज कि आप लोगों को काउंटर आर्गुमेंट देना है। काउंटर आर्गुमेंट क्या था? काउंटर आर्गुमेंट था, यहां देखिएगा, चलिए काउंटर अगले वाले पे था। यहां देखिएगा, क्या संतोष भौतिक प्रगति के मार्ग की बाधा है? क्या विलासिता हमेशा मानवता एवं प्रकृति के विरुद्ध है, या यह मानव की भौतिक प्रगति का एक मार्ग भी है? ये काउंटर आर्गुमेंट्स है। तो अब आपको क्या करना है, इनका आंसर लिखना है, इनको इसमें कनेक्ट करना है। इसको लिखने के बाद फिर आपको इसका कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन देने के लिए मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं। जब भी कंक्लूजन दिया करिए, इंट्रोडक्शन में जो स्टोरी या जो घटना के साथ आपने स्टार्ट किया है उसी के साथ कंक्लूसिव लाइन स्टार्ट करिए, ताकि एग्जामिनर को फील हो जाए कि नाउ यू आर राइटिंग द कंक्लूजन। ओके, जैसे यहां पे हमने क्या किया था, अलेक्जेंडर एंड सिकंदर के साथ, सिकंदर की स्टोरी के साथ स्टार्ट किया था। तो आप भी उसी के साथ ऐसे स्टार्ट करिए कि निबंध के प्रारंभ में हमने भारतीय और पश्चिमी जीवन पद्धति के द्वंद्व को देखा, जिसे उसके साथ साथ हमने संतोष और क्या है, क्वेश्चन क्या है पूरा, संतोष और विलासिता, हाँ, संतोष और विलासिता के द्वंद्व को भी अलग अलग क्रमों में समझने का प्रयास किया। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं और उसके बाद आपको अपना निष्कर्ष लिखना है। और इसको लिख करके आप लोग कमेंट में जरूर डालिएगा। कमेंट में डालिएगा तो आप लोगों को मैं भी हो सकता है उस पर कमेंट करूं कि आप लोगों ने कैसा लिखा है। उसके साथ ही
हो सकता है कि हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें कि हम आप लोगों को कुछ फ्री इनिशिएटिव के साथ कनेक्ट कर दें। ओके, तो इस तरीके से अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको पूरा करिए। मैं कोशिश करूंगा कि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम हो, बार बार बीच बीच में आकर के आप लोगों के साथ ऐसे का भी कंटिन्यूएशन कराता रहूं। ओके, आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही डेली इवनिंग में 8 PM में हमारा एक क्लास लाइव आता है जिसमें कि आर्ट एंड कल्चर के पूरे डायमेंशंस के साथ मैं क्लास करा रहा हूं, तो उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आप लोग कंसेप्ट माइंड्स CONCEPTMINES कंसेप्ट माइंड्स इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ताकि वहां पर जाकर के बीपीएससी ऐसे का या यूपीएससी ऐसे की जो क्लास होने वाली है लाइव कुछ दिनों में, उसको आप वहां पर कनेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ वहां पर आपको एनसीईआरटी का पूरा टेस्ट अवेलेबल है, लक्ष्मीकांत का टेस्ट अवेलेबल है, जीसी लियोंग का टेस्ट अवेलेबल है, और ये बहुत स्टैंडर्ड टेस्ट बनाए गए हैं, उनको भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।